कर्ज का वाजिबुल अदा हूँ। आरिस कहता है ये जरूरी नहीं अर्तुल साहब, आखिरकार हम कारोबारी शराकतदार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये मामला हल करने में आपकी मदद करूँगा। अर्तुल कहता है मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। आप यूनानी ताजिरों को भी अच्छी तरह जानते हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इस मामले में आप सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले शख्स हैं। आरिस कहता है मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी अर्तुल साहब। इसके बाद आरिस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है अपने तमाम आदमियों को इलाके में फैला दो, जो भी यूनानी ताजिरान मिल सकते हैं इन सबसे सवालात करो। उन्हें कहो कि अर्तुल साहब का बेटा जिस किसी के पास है वो उसे मेरे पास लाए। दूसरी तरफ गवर्नर आरिस अर्तुल से कहता है मेरा ख्याल है कि हमें अपने अमन और एतहाद से वफादारी दिखानी चाहिए। अर्तुल कहता है हम ये कैसे करेंगे। आरिस कहता है तिजारत से, मतलब बजरिया हानली बाजार हमारी शराकतदारी की मजीद बेहतरी के लिए। अर्तुल कहता है मैं जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में क्या है आरिस। आरिस कहता है देखें अर्तुल साहब, मैं निका से एक माहिर ताजिर लाया हूँ, इसका नाम निको है। उसके जेरे इंतजाम वैंस और यूनानी ताजिर हानली बाजार को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। हम दोनों और भी ज्यादा हासिल करेंगे, लेकिन ये करने के लिए आपको मुझे बाजार में कुछ इजाफी रियायत देनी होगी। आखिर मैंने जो आपके लिए किया, मेरे ख्याल में ये आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अर्तुल कहता है ठीक है, आपकी पेशकश काबिल कबूल है, लेकिन पहले मैंने गुंदूज को तलाश करना है, बाद में हम इस मौजू पर तफसीलन बात कर सकते हैं। आरिस कहता है फिर आपके जाने से पहले मैं ताजिर निको का आपसे तारुफ करवाता हूँ। इसके बाद आरिस कहता है कि निको को मेरे पास लाओ। इसके बाद आरिस कहता है कि निको, मैं तुम्हारा अर्तुल साहब से तारुफ करवाता हूँ। ये सल्जूक रियासत के सबसे मशहूर सरदार आला और इसके साथ हानली बाजार के मालिक। मुझे उम्मीद है कि हम हानली बाजार में मिलकर काम करेंगे। निको कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है मुझे भी खुशी हुई। निको कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम हानली बाजार में मिलकर काम करेंगे। अर्तुल निको से कहता है जब वक्त आएगा तो हम इस मौजू पर दोबारा मुशावरत करेंगे। इसके बाद अर्तुल आरिस से कहता है फिलहाल मैं जाने की इजाजत चाहूँगा। इसके बाद जैसे ही अर्तुल जाने लगता है, निको सामने आकर कहता है आपसे मुलाकात मेरे लिए एक एजाज है। निको के हाथ में एक छोटा सा खत होता है जो वो सलाम करते हुए अर्तुल के हाथ में दे देता है। इसके बाद आरिस निको से कहता है तुम अपना काम शुरू कर दो, मैंने इस कारोबारी मामलात के मुश्किल हिस्से को अबूर कर लिया है और तुम्हारी महारत से हम बाकी से भी निमट लेंगे। निको कहता है जैसे आपका हुक्म। इसके बाद अर्तुल कला से बाहर आकर वो खत पढ़ता है। खत में लिखा होता है कि कुंदूज खैर आफियत से कले के अंदर है। थोड़े वक्त में मैं पता लगा लूंगा कि इसको कहाँ रखा गया है। खाली दुकान पर मेरा इंतजार करें अर्तुल साहब। इसके बाद अर्तुल बमसी से कहता है गुंदूज कले में है, खाली दुकान कहाँ है। अर्तुल का सिपाही कहता है कि मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। अर्तुल कहता है पहले इन्हें यकीन दिलाना है कि हम कले से निकल गए हैं, इसके बाद हम अपना हुलिया तब्दील करके वापस आएंगे। इसके बाद सादतीन आरिस के कला में मौजूद होता है। आरिस कहता है आप मुझे अपनी रियासत का अख्तियार, अपनी ताकत सोने का बता रहे हैं और आप एक सरदार आला को काबू नहीं कर सकते। अर्तुल ने सराय में आप सबके सामने आपको आपकी औकात याद दिला दी। सादतीन कहता है एक दफा का जिक्र है, मैंने यहाँ ऐसा ही एक शतरंज का खेल खेला था।
इस वक्त मेरे सामने कमांडर वेस्लियस था और इसने भी यही बात कही थी जो अभी तुमने की, लेकिन इसने मेरी बातों को अहमियत नहीं दी। इसके बाद जल्द ही अर्थुल ने इसकी जान ले ली। मोहतात रहना, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना हो। आरिस कहता है, याद रखे मैंने आपको हमारे बीच में अमन की खातिर और सराय में शराकतदारी की वजह से बर्दाश्त किया है अमीर सादातीन। सादातीन कहता है, कितने सखी हो तुम। मैं जानता हूँ कि अर्थुल के लिए जाल बिछाकर इसके सिपाहियों को मारने वाले तुम हो। अगर मैं तुम्हारा सर या कला लेना चाहता तो मेरे पास बादशाह तैयार था। आरिस कहता है, तुम ये कभी साबित नहीं कर सकते अमीर सादातीन। सादातीन कहता है, तुम्हारी पीठ पर ये दाग कैसे लगा? क्या ये ठीक हो गया है? तुम इस जख्म को जानते हो जो अर्थुल के सिपाही बमसी ने तुम्हें घात वाली जगह पर लगाया था? आरिस कहता है, अमीर सादातीन, मेरे लिए अर्थुल को जाल में फंसाने को मुमकिन बनाने वाला तुम हो। एक्तरीना को वो खत तुमने लिखा था और अगर तुम समझते हो कि मुझे इसका नहीं पता तो तुम गलत हो। इस खत के नीचे तुम्हारी मोहर नहीं लगी थी, लेकिन ये तुम्हारे गुस्से से भरी हुई थी। सादातीन कहता है, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगा। आदमी को ऐसे ख्वाबों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो वो साबित न कर सके। इसे आखिर मायूसी ही होती है। तुम्हें सिर्फ हकीकत और हक का रास्ता अपने फराइज पर वापस जाओ। दूसरी जानिब अब्दुल रहमान काराचाईसार कले में दाखिल हो जाता है। अब्दुल रहमान कले का जायजा लेता है और देखता है कि कितने तीर अंदाज ऊपर बैठे हैं। इतने में अब्दुल रहमान का तसीस से सामना हो जाता है। अब्दुल रहमान अपने बाकी साथियों को कहता है कि जाओ और घुल मिल जाओ, और वो खुद अतसीस के पीछे चला जाता है। अतसीस कहता है, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कहता है, खैरियत है मेरे भाई अतसीस। काराचाईसार को फतह करने का वक्त आ गया है। कल सुबह जब कले के दरवाजे खुलेंगे भाई इस पर हमला कर देंगे। कल सुबह जब कले के दरवाजे खुलेंगे भाई इस पर हमला कर देंगे। और वो दोपहर में आरिस से मिलने आ रहे हैं। भाई चाहते हैं कि वो अपनी जीरा उतार दे, इसलिए वो इसके दिल को मुतमईन करेंगे। अतसीस कहता है कि अर्थुल साहब ने बिल्कुल सही सोचा है। अगरचे और तुर्गुत के अलावा मैं किसी की भी जिंदगी जाया नहीं करना चाहता। अपने इकदामात इसके मुताबिक उठाएं। सब सरदार कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हजूर। दूसरी तरफ तुर्गुत कर्जा के पाँव के निशानात ढूंढ रहा होता है। तुर्गुत कहता है, कदमों के निशानात इस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ सांचार के सिपाही भी घात लगाए बैठे होते हैं। इसके बाद तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। सांचार के सिपाही उठकर कहते हैं, सिपाही तुर्गुत हमारे जाल में फंस गया है। वो हमारे निशानात का पीछा कर रहा है। मत भूलो, ये जिंदगी मौत का मामला है। चौदार के इत्तेहाद और यकजहती के लिए तुर्गुत को मरना है। दूसरी तरफ आरिस से मिलने अर्थुल उसके कमरे में जा पहुंचता है। आरिस अर्थुल साहब के वापस आने के बाद आरिस ने कले के अंदर इकदामात बढ़ा दिए हैं। अतसीस कहता है, वो कले के दरवाजे तलुए आफ्ताब के वक्त खोलता है और गरूब आफ्ताब के वक्त बंद कर देता है। हमें अंदर सिपाही तैनात करने हैं ताकि हमें देखकर गेट बंद न हो सके। हम हमला कब शुरू करेंगे? अब्दुल रहमान कहता है कि ये अर्थुल भाई ही जानते हैं अतसीस मेरे भाई, इसीलिए मैं कुछ सिपाहियों के हमरा तिजारत के बहाने अंदर आया हूँ। अतसीस कहता है, तो फिर सब कुछ हम पर है कि हम कले के अंदर शोलों को कैसे भड़काते हैं। अब्दुल रहमान कहता है, अर्थुल भाई चाहते हैं कि कले के अंदर क्या इकदामात किए गए हैं इनका पता आप करें। अतसीस कहता है, मेरे साथ आओ। इसके बाद अर्थुल अपने खैमा में मौजूद होता है। अर्थुल तुर्गुत से पूछता है कि हमारे सिपाहियों की क्या सूरत हाल है। तुर्गुत कहता है, भाई अब्दुल रहमान चंद साथियों के हमरा कले के अंदर दाखिल हो गया है। वो जल्द ही इकट्ठी की गई मालूमात के साथ वापस आएंगे। इसके बाद अर्थुल आर्तुक से पूछता है कि कबीले के अंदर के क्या हालात हैं, क्या शादी की तैयारियां की जा रही हैं? आर्तुक कहता है, सब कुछ मुनासिब तौर पर मुनक्किद हो रहा है। मैं काफी देर से आपकी तरफ से खबर का मुंतजिर हूँ, लेकिन आप अपनी जबान बंद रखकर खामोश हैं। अगर फौरी हिसाब ना लिया गया तो जो हिसाब नहीं लेंगे वो जिम्मेदार होंगे। बगैर ताखीर किए मेरे सरदार आला का हिसाब चुकता करें। सादातीन ये खत सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। सादातीन कहता है, गोकतुक अर्थुल के कातिलों से हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। जब बहादुर साहब बाजार खरीद लेंगे मैं सुल्तान को बताऊंगा कि अर्थुल साहब को जाल में फंसाने वाला और मारने वाला आरिस है। आरिस गार में मौजूद होता है और उसके पास सिपाही आता है और कहता है, जनाब शहनशाह की तरफ से कले में एक खत मौसूल हुआ है। आपके सिपाही इसे यहाँ लाए हैं। आरिस खत निकालकर पढ़ता है, हानली बाजार में अमीर सादातीन के साथ तुम्हारी शराकतदारी एक अक्लमंदाना चाल है। तुमने बाजार चलाने के लिए जो ताजिर मांगा था, इसके लिए हम एक तजर्बाकार ताजिर भेजेंगे। तुम और वो दोनों मिलकर फिर बाजार को गैर मुअस्सर बनाओगे। जब तुर्क थक कर हार जाएंगे हम अपनी अजीम फौज के साथ आएंगे और इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुम बड़ी